रहेगा। छात्र से राजनीति में आए, पार्टी बना लिए, ये वाला पल बहुत कम लोग देख पाते हैं राजनीति में आने के बाद भी, कि जहाँ जाए वहाँ भीड़ उमड़ पड़े, लोग आपको देखने वाले, चाहने वाले, आपसे बात करने के लिए। कैसा फील करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मतलब लगता है कोई ड्रीम देख रहे हैं। जैसे हमारी किसी सभा में एंट्री होती है, उससे पहले जो वक्ता होते हैं लोग डायरेक्ट बोलते हैं, शोर एक होता है टाइगर, टाइगर का शोर गूंजने लगता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं। तो कहीं ना कहीं ड्रीम का फीलिंग होता है कि हम कोई ड्रीम देख रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट होता है। आज भी जहाँ गए थे बाकायदा वहाँ खड़ा होकर हमको माइक लेकर बोलना पड़ा कि और 2-3 वक्ताएं हैं, कृपया हमको सुन लें। लेकिन उन वक्ताओं ने भी सरेंडर किया, नहीं अब कितना भी सुनेंगे लेकिन उस दिल के साथ और ये सुनने वाले हैं नहीं, तो फिर हमको अपना संबोधन उनके संबोधन के बिना स्टार्ट करना पड़ा। तो ये एक ड्रीम जैसा फील होता है। इसके पीछे कारण यही है कि आज 23 वर्षों का झारखंड का ये शायद ही कोई ऐसा लीडर हुआ होगा जिसने इन ज्वलंत मुद्दों को इस तरह तार्किक होकर रखा है और निर्भय होकर रखा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिन बातों को हम रख रहे हैं, आसान नहीं है कि जो लोग सत्ता की शक्ति को अर्जित कर चुके हैं उनका भी साहस नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातों को रख पाना और लोगों को उस पर बात चर्चा कर पाना। कहीं ना कहीं हम भी यही सोच रहे थे कि आज जो है आपकी पॉपुलैरिटी जो है इस कदर अगर इस एरिया में दिख रही है, झारखंड के अलग अलग कोलों में दिख रही है, तो उसका कारण जो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप जो है जनता की वो आवाज बन रहे हैं जो जनता चाह रही थी। शायद कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद भी झारखंड के लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ की जो भी व्यवस्था है उससे नाखुश थे, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज के डेट में हर कोई प्रताड़ित है, लेकिन वही है कि बोलेगा कौन। सब भाई मेरी रोजी रोटी छीन जाएगी, बड़े लोग हैं उनसे कैसे टकराएंगे, IAS IPS हैं, BDO CO हैं, बड़े अधिकारी हैं, कौन बोलेगा। तो जैसा चल रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा आया है जो निडरता के साथ बाकायदा बोल रहा है। अब तो देखिए लोग आलोचनाएं भी करना लगे कि नहीं मैंने भड़काऊ बयान देते हैं। हम स्वीकार करते हैं, हमने दिया है, क्यों दिया है उन कारणों को जानिए, क्यों नहीं। आज देखिए हम कहाँ उम्मीद लगा के बैठे। अगर हमने अधिकारियों को लताड़ा है खुले मंच पर तो हमने क्या गलत कहा है। एक कलेक्टर का बयान आता है कि आपकी जमीन ज्यादा है, अगर अधिग्रहण कर ही लिया, कब्जा कर ही लिया तो क्या फर्क हुआ, क्या शोभा देता है उनका बयान। तो ये तो कलेक्टर का बयान है। BDO CO की बात करेंगे तो खैर झारखंड में जो लूट मची है, जो बर्बाद किया गया है झारखंडियों को, उसका कोई कहानी नहीं। कहानी की जो किताब लिखेंगे वो किताब पूरी नहीं होगी, इतना दर्द है। तो मैंने उन मुद्दों को रखा जो झारखंड के लोग जानना चाहते थे, जो चाहते थे झारखंड के लोग कोई मीडिया के सामने रखे। क्योंकि आज के डेट में हम जमशेदपुर में बैठे थे, बकायदा उन्होंने कहा कि MP MLA भी अगर हम लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो बोलते हैं टाटा पर मत बात कीजिए, और आप जो बात करते हैं हम बोले क्यों नहीं करेंगे। डिमना लेक में 1300 करोड़ का बकाया है। आज धनबाद नगर निगम है, बोकारो नगर निगम है, तो जमशेदपुर नगर निगम क्यों नहीं है, ये तो सवाल करेंगे। लेकिन ये MP MLA हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उन मुद्दों को रखा और तार्किक तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जो जेन्युइन मुद्दे थे। स्टार्टिंग में लोगों ने धनबाद बोकारो तक सीमित करने की बात कही कि धनबाद बोकारो बाहर लड़का नहीं जा पाएगा, तो अपनी कुर्मी जाति के बाहर लड़का नहीं जा पाएगा। लेकिन हमने सारे मिथकों को, सारे जो कयास थे उनको तोड़कर दिखाया। हमने कोडरमा, चतरा, जामताड़ा, आपका लातेहार इत्यादि, सिमने, गुमला इत्यादि जिलों में भी सभा किया और उसी अनुपात में सभा किया जिस अनुपात में धनबाद और बोकारो की सभाओं में लोग उमड़ते हैं। अच्छा, प्लान किए थे क्या कि ऐसा करना है, पहले छात्र की आवाज उठाना है, फिर राजनीति में कदम? नहीं, ये अचानक एकाएक होता चला गया। क्योंकि प्लान करने से 20 साल 50 साल लग गया था, पता नहीं सफल भी होते कि नहीं। क्योंकि आप मिथिलेश दास सिंपली एक लॉजिक की साधारण सा लड़का जो PhD की पढ़ाई में मग्न था, जिसका ख्वाब था कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कुछ किताबों को लिखेंगे और अगर समय मिला तो पार्ट टाइम कहीं लेक्चर का जॉब करेंगे। मैं बोलता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो झारखंड की व्यवस्था है प्रोफेसर को लेकर और जो मैंने देखा है, हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हम लोग फुल टाइम प्रोफेसर ही कर पाएंगे। PhD कर रहे हैं, चूंकि रोजी रोजगार का सवाल है, इस जालिम पेट का सवाल है। पार्ट टाइम लेक्चरर भी मिला तो ठीक है, किसी प्राइवेट में भी जगह मिला तो ठीक है, कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे तो ठीक है, कुछ किताबें लिखेंगे तो ठीक है। तो एक PhD करने वाला छात्र उस आंदोलन में जाता है, अपनी बातों से, अपनी बेबाक बातों से मीडिया के सामने फेस होता है और वह आवाज पूरी झारखंड तक जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज एक छात्र इतनी बड़ी जिम्मेवारी को स्वीकार करना होगा और लोग इतनी निगाहों, उम्मीद भरी निगाहों से हमें देखेंगे, ये कभी उम्मीद नहीं, कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है ना। मैंने खुद एक्सेप्ट किया था। एक छोटा सा मैंने कार्यक्रम था पुतला दहन का, उसमें शामिल होने गए थे, 50 गो लड़कों की संख्या थी, पुतला दहन हुआ, मीडिया का बयान आता है और जो बातें मैंने 19 मिनट तक रखे उसमें झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड पर अत्याचार, शोषण, दर्द, पीड़ा, तमाम गाथाओं को मैंने 19 मिनट में कह दिया। तो लोगों को लगा कि वो लड़का कोई लड़का नहीं, वो झारखंड की एक ऐसी आवाज है जो वास्तव में जेन्युइन है और उसका साथ देना चाहिए। UPSC JPSC के बारे में दिमाग वही आया था?
नहीं देखिए उतना कभी सोच झूठ बोल के फायदा नहीं। जेपीएससी गया था, जेपीएससी का एग्जाम भी बैठे थे जिसमें मुझे लगता है 180 से 200 के बीच मेरा नंबर भी था। तो अनुमानित जो मिला था चार्ट मिलाने का उसके हिसाब से 200 के आसपास था। तो उससे और 20 से कुछ ज्यादा की संख्या में मेरिट बना था, पहला जो एग्जाम था। तो अभी बिना तैयारी किया था क्योंकि हम पीएचडी कर रहे थे और थीसिस भी लिख रहे थे और जेपीएससी को दोनों संभव नहीं है। फिर भी बैठे थे तो ख्वाब ये था कि अगर होगा तो झारखंड लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं उन पर बैठेंगे और बाकायदा उसकी तैयारी थी। और मैंने फुल फोकस पीएचडी पर ही था, तमाम किताबों को पढ़ना। पीएचडी अपने आप में अलग दुनिया है, क्वारंटाइन है पीएचडी का मतलब। ऐसे तो लोगों ने कोरोना आने के बाद क्वारंटाइन देखा, लेकिन जो पीएचडी का छात्र होता है उसका मतलब ये होता है पीएचडी का पूरा फुल टाइम क्वारंटाइन। सिर्फ किताबों के अलावा किसी से दिल लगी नहीं, किताबों के अलावा किसी से दोस्ती नहीं, मैंने खाना भोजन सब भूल जाना। वो हुआ था जो स्टार्ट, जब भी तो खैर आंदोलन में आ गए हैं, अभी तो समय बहुत कम निकलता है। जब पीएचडी का मैटर था, प्रत्येक सप्ताह में एक बुक ऑर्डर करना है। कोई दोस्त, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, कोई दोस्त, चूंकि मेरा जो क्षेत्र है तो चाची वो भी एक पलायन क्षेत्र है, रोजगार के साधन नहीं है, तो महाराष्ट्र में गुजरात में रहते हैं। तो मेरे दोस्त जब भी आ जाते, प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में कोई ना कोई कहीं से आता है, कोई हैदराबाद से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई कर्नाटक से आया। तो देखिए जब दोस्त आते हैं, मैं जिस उम्र में हूँ, वो पहला क्या बोलेंगे, चलो कहीं पार्टी करते हैं। तो हम उससे पूछते हैं कि जब पार्टी तुम करोगे तो क्या खर्चा होगा? तो बोले यार तुम जो बोलोगे एवरेज 1000 तक होगा। हम बोले नहीं, 2 मेरी बुक ऑर्डर कर दो। तो फिर मुल्कराज आनंद बुकी का नाम सजेस्ट करते थे, उस पर हम बुक ऑर्डर कराते थे और इसी प्रकार मेरी पीएचडी चल रही थी। प्रत्येक 2 महीना में, 1 महीना में कोई आता था, पार्टी कराएंगे। हम बोले हम पार्टी नहीं करेंगे, तो हमें बुक ऑर्डर कर दो। बाकायदा मुझे लगता है कोरोना के पीरियड में मैंने 77 बुक ऑर्डर किए थे। अच्छा, क्या सोचे, कुछ प्रण वगैरह लिए हैं क्या? देख रहे खाली पैर पे आप अच्छा जब और लगातार धुआंधार आपका सभा भी चल रहा है, बदलाव संकल्प सभा भी चलता है, छोटा छोटा सभा भी चलता है और राजनीतिक सभा भी चलता है, कल्चरल प्रोग्राम भी करवाते हैं। डुमरी में बहुत बड़ा आप लोग करम महोत्सव भी करवाएं, मतलब क्या कुछ प्लान आउट करके रखे हैं? देखिए हम चाहते हैं कि झारखंड को अगर नए सिरे से तैयार करना है तो हर एक बिंदु पर बात करनी होगी। मैं शिक्षा पर बात करता हूँ, रोजगार पर बात करता हूँ, विस्थापन पर बात करता हूँ। तो संस्कृति भी एक अभिन्न अंग है झारखंड का। राजनीति तो है ही, राजनीति तो हम लोग को करनी ही करनी है, लेकिन संस्कृति भी एक अभिन्न अंग है। बिहार की अपनी संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, उड़ीसा की अपनी संस्कृति है, गुजरात की अपनी संस्कृति है, तमिलनाडु की अपनी संस्कृति है, तो झारखंड की भी अपनी संस्कृति है। हालांकि झारखंड की संस्कृति में विविधता है, तो उस विविधता भरी संस्कृति को भी हमें उजागर करना है कि बीते विस्थापन के कारण, खनन के कारण, बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने के कारण बाहर के लोग हमारे साथ आए, घुल मिल गए, हमारे साथ रहन बसन किए उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति को हमें थमाया, अपनी भाषा को हमें थमाया, अपने तौर तरीकों को हमें थमाया। और धीरे धीरे हमारी जो मूल पहचान थी संस्कृति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गई, धीरे धीरे डैमेज हो गई। तो कहीं ना कहीं जब हम झारखंड को रिवाइवल करेंगे, झारखंड को फिर से रीएस्टेब्लिश करेंगे, तो हमें उन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एजुकेशन की आवश्यकता होगी, पॉलिटिक्स की आवश्यकता होगी, हमें अपने कल्चर की आवश्यकता होगी। तो सारी चीज़ों को मिलाकर चलते हैं। जैसी जहाँ सभाएं होती हैं उस अनुसार हम अपनी बातों को रखते हैं और मैंने वही किया है। जहाँ तक अपने खाली पाँव का बात कहा, तो मैं चूँकि मुझे लगता है जब भी मैं सभाओं में जाता हूँ तो कम से कम 3-4 महापुरुषों को माल्यार्पण करते हुए जाता हूँ। तो मेरा सिद्धांत बचपन से रहा है, चप्पल जूता जो ज़्यादातर फुटबॉल क्रिकेट खेले हैं तो जमीन से जुड़कर रहे हैं, और जब महापुरुषों की प्रतिमा सामने आती है, जैसी बात चप्पल जूता खोलना होगा, वहाँ खोलना है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जीवन काल में नेताओं का जितना पाँव धोकर स्वागत नहीं हुआ होगा, मेरा इन 2 सालों में उससे कई ज़्यादा गुना पाँव धोकर स्वागत हुआ है। तो फिर वहाँ पाँव धोने के समय छोटी छोटी बहन लोग इंतजार कर रही है, वहाँ का जूता पहने हैं तो फिर खोलना होगा। इसलिए हमने डिस्कस किया, निर्णय लिया है कि जब भी किसी सभा में जाएंगे तो जूता चप्पल के बगैर जाएंगे। और बाकायदा ये भी आपके चैनल के माध्यम से दावा करते हैं, क्योंकि सबकी आस्था, भारत आस्थाओं का देश है। किसी की मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की गुरुद्वारे में, तो किसी के सराय के पेड़ के नीचे आस्था है। लेकिन मेरा मानना है कि उससे भी और एक आस्था है जिसे हम लोग सदन कहते हैं, क्योंकि वहाँ इस देश का निर्माण होता है, इस देश का निर्धारण होता है। तो यदि हमें सदन में भी जाने का मौका मिला तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ, वहाँ भी मैं खाली पाँव प्रवेश करूंगा, क्योंकि वो किसानों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। तो यदि सदन में भी हमें जाने का अवसर मिला, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ भी खाली पाँव भी प्रवेश करेंगे। सदन की बात हुई तो सदन में किस सीट से जाना पसंद करेंगे और जाके पहला काम क्या करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले लोकसभा, क्योंकि दिल्ली को भी हमारी दहाड़ सुननी होगी। हाँ, दिल्ली को भी हमारी दहाड़ सुननी होगी, दिल्ली को भी हमारे दर्द को सुनना होगा। कौन सा सीट से जाना कहाँ से? देखिए अभी तो जैसा हमारी टीम का तय करेगी, क्योंकि
सभी की रायशुमारी के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे और हमारी पर्यवेक्षक की टीम जाएगी और एक सीट को तय करेगी। उसी सीट से लड़ेंगे, लेकिन अनुमान है लोग अनुमान लगा रहे हैं या तो धनबाद या तो गिरिडीह से आप लड़ेंगे। नहीं, रांची तक भी जा सकते हैं। रांची राजधानी है और राजधानी में एक अलग माहौल बनेगा, एक अलग माहौल क्रिएट होगा, तो राजधानी भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसी संजय सेठ पे पिछले बार बदलाव संकल्प से हमलावर थे, हाँ, तो संभावना है कि रांची की भी सीट तक जा सकते हैं, क्यों ना जाए। एक राजस्थान हरियाणा का आदमी यहाँ सांसद बनेगा। खैर, भारत का लोकतंत्र किसी को आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हम क्यों स्वीकारेंगे भाई। गला हमारा कटा है, शहादत हमारी हुई है, माताएं बहनें के मांग का सिंदूर हमारा उजरा है, तो एक राजस्थानी गुजराती को यहाँ यूपी बिहार के बंगाल के लोगों को यहाँ सांसद विधायक के रूप में हम स्वीकार नहीं होगा। वो रोजी रोजगार के लिए आए हैं, स्वागत है। भाईचारे के साथ स्वागत है। रहन बसन करने आए हैं, स्वागत है। राजनीतिक नेतृत्व हम लोग करेंगे। अच्छा, इसी बात पे आप जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपके अनूप सिंह पे एक बयान वो वायरल हुआ, संजय सेठ वाला भी वैसे ही वायरल हुआ। ये लोग तो जनता चुन के भेजी है ना, उनके पास। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जनता ने, झारखंड की जनता को अपने वोट की वैल्यू नहीं मालूम है। आज देखिए, आज बोकारो स्टील में लोग लगातार धरना दे रहे हैं, क्यों? अपनी वोट का वैल्यू नहीं मालूम है। उन्होंने अपने नेतृत्व को नहीं चुना। आज 70 सालों में नेतृत्व नहीं चुन पाए। अगर ढंग का सांसद चुनते हैं तो किसकी क्या मजाल थी कि आज अधिकार से वंचित रखा जाता। तो कहीं ना कहीं वोट का वैल्यू नहीं मालूम। अब झारखंड के लोगों को आभास हो रहा है कि हमने क्या खोया है, और आज अगर फिर खोते रहें तो फिर हमारा क्या खोने वाला है। यह बात का सही बात है, जनाधार है। क्यों? आखिर इस चीज को भी कारण को भी जानना होगा कि आखिर हमारे ही नेता जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारी बर्बादी चाहते हैं, उनको चुना क्यों? सबसे पहला बात, उन्होंने हमें आर्थिक डैमेज किया। आर्थिक डैमेज कैसे किया? धनबाद बोकारो की बात करें, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये खनन क्षेत्र है। आर्थिक डैमेज किस प्रकार हुआ कि सारी जमीनें हमारी है, चाहे वेदांता इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या बोकारो सेक्टर की स्टील की बात करें, या फिर आप धनबाद के कल कारखानों की बात करें, या फिर सिंदरी के कारखाने की बात करें, या माइथन की बात करें, या फिर गोविंदपुर और चंद्रपुरा सिटीपीएस की बात करें, और बैरमो सिटीपीएस की बीटीपीएस की बात करें, वो जमीन हमारी है। यानी हम सबसे पहले बात, हम लोग किसान हैं, और किसान का आर्थिक उन्नति उसके खेत से होता है। उन्होंने बहुत चालाकी के साथ उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर सबसे पहले हमारे खेतों को छीन लिया। अब उस पर अगर रोजगार का अधिकार हमारा था, अगर उस पर कोई नियोजन बनता, आज जहां बैठे ये भी विस्थापित क्षेत्र, आपकी जानकारी के लिए बता दिए, भवानीपुर साइड है, ये भी विस्थापित क्षेत्र है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमारी जमीनों को हमसे अधिग्रहण किया। उसके बाद वहां जो भी कल कारखाने स्थापित हुए, उन पर नियोजन हमारा अधिकार बनता है। 75% अधिकार हमारा बनता है। हमारा नहीं, हम तो कहेंगे विस्थापितों का बनता है। वो झारखंड का भी नहीं, विस्थापितों का बनता है। लेकिन वहां क्या क्या, आज जाके देखिए, जीएम हमारे नहीं, सीएमडी हमारे नहीं, एचआर हमारे नहीं, सुपरवाइजर हमारे नहीं, प्राइवेट जो मैंने परमानेंट वर्कर्स है वो भी हमारे नहीं। हमारे वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट में है, हमारे जो वर्कर्स है वो ठेकेदारी में है, हमारे वर्कर्स आउटसोर्सिंग में है, परमानेंट भी नहीं है। यानी उन्होंने हमें इकोनॉमिकली डैमेज किया। सबसे पहले हमारे खेतों को लिया, बहुत अनगिनत खेत हमारे बर्बाद होंगे। धनबाद बोकारो की बात करें तो आंसू आएंगे आंखों में। अनगिनत खेत हमारे बर्बाद कर दिए, हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर दिया। अब जब वहां कल कारखाने लगे तो वो भी हमारा हिस्सा था, उस पर रोजगार का साधन हमें मिलना चाहिए था। तो हमारी जब इकोनॉमी को डैमेज कर दिया, जब हमारे पास इकोनॉमी नहीं, तो जिसका इकोनॉमी खत्म होता है वो समाज में धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उनकी राजनीति कमजोर हो जाती है, उनकी संस्कृति कमजोर हो जाती है। तो आज उसी कारण हमारी इकोनॉमी को डैमेज किया गया। हम पॉलिटिकली कमजोर हो गए। जब पॉलिटिकली कमजोर हो गए तो उनके पास इकोनॉमी थी। संजय सेठ नाम से ही लग रहा है सेठ है, उनके पास इकोनॉमी थी। फिर हमें क्या किया, वो हिटलर की एक कहानी आपको सुनाएंगे। हिटलर एक दिन अपने सदन के भीतर एक मुर्गे को लेकर आए। उस मुर्गे का एक एक पंख को नोच डाला। मुर्गा रो रहा था, मुर्गा चिल्ला रहा था, मुर्गा दुखी हो रहा था। एक एक पंख को नोचकर फेंक डाला हिटलर ने। और फिर क्या किया, मुर्गे को कुछ दूर में छोड़ दिया और हिटलर खड़ा हो गया। और फिर एक एक दाना डालता गया, मुर्गा चुगता हिटलर के चरणों में आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले आप जनता को कंगाल करिए, उसके खेत खलिहान से आप बर्बाद कीजिए, और फिर इसे 2-4 रुपया दीजिए। ये वोट के नाम पर हमारे ही चरण धरेंगे। हमने अनूप सिंह का चरण धरा, हमने पीएन सिंह का चरण धरा, हमने पूर्णिमा नीरज सिंह का, संजीव सिंह का चरण धरा, और हमने संजय सेठ का चरण धरा, हमने बिरंची नारायण का चरण धरा। क्योंकि इन्होंने हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियली, कल्चर के आधार पे सब तरफ से हमें डैमेज कर दिया। जिन विधायकों का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल, इनके इन विधायकों के क्षेत्र में कई ऐसे कल कारखाने हैं, और ये लोग जितना वहां नहीं पहुंच रहे हैं, आज के डेट में आप वहां पहुंच रहे हैं। इसका कारण क्या? लोग बोलते हैं कि वसूली हो रहा है। जी नहीं, हम पहुंच रहे हैं जब कोई मुद्दा आता है, जब कोई, खासकर जब किसी मजदूर का मैंने वहां डेथ होता है। वैसे कंडीशन 20 कंडीशन हम हुआ ऐसा जहां हम गए और मुआवजा मिला है, जबकि वो कंडीशन विधायक को हैंडल करना चाहिए था, वो कंडीशन किसी एमपी को हैंडल करना चाहिए था, लेकिन हम वहां गए। जिस दिन ये आरोप आप जो कह रहे हैं अगर सत्य होता है, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे।
जी नहीं, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। हम वहां तभी जाते हैं जब किसी मजदूर का देहांत होता है, या फिर तभी जाते हैं जब मजदूरों को सताया जाता है, तभी हम जाते हैं, बात के लिए जाते हैं। बकायदा हम हमारे नाम से ही तो प्रबंधन मीटिंग करने से इनकार कर देता है, तो फिर सवाल ही नहीं है। ये तो मैंने अनर्गल आरोप है, निराधार बयान है। बकायदा बिल्कुल आप जिनका नाम लिए सबके जगह इंडस्ट्री है। अनूप सिंह के पास है, पूर्णिमा नीरज सिंह के पास है, ब्रंची नारायण के पास है, राज सिन्हा के पास है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने लोगों को वहां भरने का काम किया है। उन्हें भविष्य हुए वोटर बनेंगे उनके, और जो यहाँ के मूल लोग हैं धीरे धीरे हाशिए पे चले जाएंगे। और मैं आज कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि मुझे भी शंका होती है अपने जीवन को लेकर, स्वाभाविक है, क्योंकि आज के डेट में मैंने सभी दलों से दुश्मनी मोड़ लिया है। अब तो मैं जो गलत अधिकारी है उनको भी खुलेआम चुनौती देता हूँ। तो जैसी बात है, मैंने बहुत शत्रुता मोल लिया है अपनी निडरता के कारण। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन 23 साल का झारखंड हो चुका है। जितनी बर्बादी हुई है उससे 2 गुना बर्बादी। और 2046 सामने आएगा, 2023 से जब 2046 सामने आएगा, आपकी उम्र शायद 40 के आसपास होगी, आप 60 के आसपास होंगे। उस समय आप एक मजे में पत्रकार होंगे, और जब उस समय जब आप कवरेज करेंगे तो झारखंड को और 2 गुना बर्बादी में पाएंगे। ये मैं लिख के कह रहा हूँ। उसका उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली की बात कही, मैंने एमपी की बात कही। एक सड़क आई है भारतमाला योजना, और एक सड़क आई है आपका रांची से होते पेट्रोल होते फिर जेना मोड़ में मिलेगी। एक बात बताइए, इसका मकसद क्या है? दूसरी सड़क में कौन चलेगा? भारतमाला चलेगी कलकत्ता से बनारस। हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो कलकत्ता से बनारस जाती है, NH-19, उसका नाम NH-2 था, अभी NH-19 है। क्योंकि मैं विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, उन्हें समझना चाहिए। जब ऑलरेडी हमारे पास सड़क है बनारस से कलकत्ता, चौपारण, बरही, बरकट्ठा, बरवड्डा, डुमरी, इसरी, निमिया घाट, तोपचाची, राजगंज, बरवड्डा, निरसा होते हुए जब ऑलरेडी हमारे पास वो सड़क है, तो ये दूसरी सड़क की आवश्यकता किसके लिए और क्यों है? क्या कोई किसान, कोई आम व्यक्ति उसकी अपनी 2 चक्का लेकर इधर बनारस और इधर कलकत्ता जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये टारगेट है। क्योंकि एनडीए की विचारधारा है कि खेत खलिहान को बर्बाद करो, वही हिटलर की विचारधारा कि वो तुम्हारे कदमों में होगा। जिस तरह मुर्गे को नोच कर खत्म किया, फिर अंत में 2 मुट्ठा चावल थमा दीजिए, वही फ्री का चावल, फिर वो तुम्हारे कदमों में होगा। हमें आजादी चाहिए, हमें वो आजादी चाहिए, हमारी मूल आजादी, हमारे खेतों की, उन फैक्ट्रियों पर हमारे अधिकार की, उस नियोजन पर हमारे अधिकार की। तो इसलिए हमें एमपी जाने की आवश्यकता है। एमपी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल जो देश का मूव दिख रहा है, इंडिया बनाम भारत है। मैं वचन देता हूँ, झारखंड में उस मूव को नहीं आने दूंगा। झारखंड में विस्थापित की बात होगी, झारखंड में शोषण की बात होगी, झारखंड में अन्याय की बात होगी। झारखंड में एनडीए और इंडिया का मूव नहीं दिखेगा, क्योंकि एनडीए इंडिया दोनों ने हमें लूटा है, दोनों ने हमें लूटा है। इसलिए झारखंड में इस मूव को हटा देंगे। खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र में वचन देता हूँ, इस मूव को हटा दूंगा, इस मूव को यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्योंकि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे विस्थापन की बात करेगा, जो दिल्ली में 40 मिनट की मीटिंग हमारे पे करेगा, क्योंकि हमने 40% खनिज संपदा दिया है। हम केवल दिल्ली खिलौना बनने नहीं गए हैं, हमारे नेता तलवे चाटने नहीं गए हैं, हमारे अधिकार के लिए गए हैं, हमने अधिकार के लिए भेजा है। तो दिल्ली को इस बात की चुनौती होगी अगर हम लोग गए। 40 मिनट का हमें मीटिंग चाहिए, हमारे विस्थापन पर, हमारे शोषण पर, हमारे जुल्म पर, झारखंडियत पर, झारखंड के विशेष राज्य पर 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य। ये मूवमेंट यहाँ नहीं दिखेगा। भाषा तो शुरू किए थे, फिर 60-40 का विरोध किए, 1932 साल में कुछ कारगर होते दिख नहीं रहा है। और सरकार जो मौजूदा सरकार है वो भी इसी को लेकर आई थी, तो वो भी असफल दिख रही है कहीं न कहीं। लेकिन कहीं इससे दिख रहा है कहीं ना कहीं जो है जनता के वो जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको टच करके लोग पहुंच तो जाते हैं एक शीर्ष जगह पर, वो मुद्दा रह जाता है। तो ये सब कहीं आप पर भी तो देखिए, हम लोग स्पष्ट कहेंगे, जब भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग का जो उससे पहले हम लोग कोर्ट एफिडेविट बनाएंगे। हम लोग की जो चुनाव में अगर जीत जाते हैं एमपी एमएलए का चुनाव, तो उसमें भी 50% to 75% राशि हम लोग जनता के कोष में देंगे। हम लोग न्यू पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। हम लोग लग्जरी गाड़ियां, वो आगे पीछे बॉडीगार्ड की संख्या, वो वीआईपी वाली फीलिंग, उन सारी चीजों को निराधार करते हुए हम एक ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे जिसकी आज वास्तव में झारखंड को जरूरत है। उम्मीद है हम लोग नहीं बदलेंगे, और सब वचन देते हैं। आज हम बीमार अवस्था में है, कोई भी एक युवा, उसे बहुत प्यार होता है अपने शरीर से, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मेरे सामने जो मेरे साथी बैठे उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा, 2 बजे 3 बजे रात को खाना नसीब होता है, बीमार है, क्योंकि गले की रोटी खा रहे थे। यही चास में ही हमको गाँव है भूया डांड का करके कुछ है, वहाँ रोटी बनाता, बोले रोटी नहीं खा पाएंगे, घी डाल दीजिए। बगैर घी भी डाला गया, जब गला में यहाँ तक गया तो फिर खींच के बाहर निकाल दिए। इस पीड़ित अवस्था में फिर भी हम अपना सब कुछ निछावर किए। सब तो देख रहे हैं, आप धुआंधार कर रहे हैं। बिल्कुल,
यदि हमें अपनी जरा सी भी फिक्र होती और हम भी उन जैसे नेताओं के साथ अगर थोड़ा सा भी लक्षण होता तो पहले अपने शरीर का ध्यान देते हैं। उतना तो छोड़िए, ये चेहरा देख रहे हैं सेविंग, आज जब विकास प्रकाश की डेथ के बाद हम पहली बार सेविंग किए हैं, इसलिए नहीं कि स्मार्ट देखें, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था। हमारी सभा थी हजारीबाग में और शाम को सभा थी बलियापुर में। सीधे सैलून में बोलेंगे भैया कोई सेविंग होगी नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा, मार दीजिए ब्लेड एकदम साफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं पार्टी बना लिए हैं तो अब ये सब जनता को जगाना, आम सभा करना, ये तो हो ही रहा है। लेकिन आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, जो पार्टी आप बनाएंगे उसको, लेकिन सिर्फ वही एक पोजीशन अभी तक जो है ओपन हुआ है। नहीं ऐसा बात नहीं, दिखेंगे बहुत सारे नौजवान हैं। मुझे लगता है 2024 के आगमन से पहले सारी चीजें की। सही बात आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो नई जो पार्टी हमारी जेबीके से बनी है वो इर्द गिर्द हमारे ही घूम के टिकती है, ये मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा में जो निकला हूँ उसके बाद निकलता कोई अकेले है, लेकिन कारवा बनता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है 24 के आगमन से पूर्व ही सारी बातों का निर्धारण हो जाएगा। जो नए चेहरे होंगे, जो राजनीतिक में गलियारों में उनकी चर्चाएं भी होंगी, और बाकायदा हमारा दल अंदर बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है 2024 में हम लोग बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। उसमें आप सभी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मिथिलेश दा आपका तो खैर भरपूर योगदान होगा, आपका आभार। अब एक छोटा सा और मुद्दा छूट गया, उस पर बात कर लेते हैं। जब पहले हमने बात किया था, जब शुरू आप ये सब करके आप मीडिया में आए थे, तो आपसे हम पूछे थे कि पैसा कहाँ से मैनेज करते हैं, तो आपने बताया था कि फेसबुक और यूट्यूब के पैसा से हो जाता है। लेकिन ये पैसा, आपने ठीक सवाल बड़ी तगड़ा किया। ये पैसा आज जहाँ मेरी सभा थी, जगह का नाम प्रखंड चंदन क्यारी, विधानसभा चंदन क्यारी, और शायद गांव का नाम था डुंगरी बोवा डुंगरी। वहाँ इतने लोगों ने चंदा दिया, आप देख सकते हैं। हम भी एक बार देखे आपके सभा बदलाव से, तो ये बस ये चंदा है हमारा। और अभी हम लोग को क्या चाहिए? गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, खाना तो माड़ भात खाते हैं। अभी हम लोग फिलहाल गाड़ी का पेट्रोल चाहिए। और जो लोग रांची दौड़ रहे हैं, कुछ कागजी कलम की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्राउड फंडिंग है। संभव हो हाँ काफी है। कितना की मैंने कहा, हमको लगता है 15 ज्यादा है। आप ध्यान से नहीं देखे, 2 दिन को 500 का भी नोट है। 2000-2500 की संख्या में पैसा है, तो 2000 काफी है। धनबाद से बोकारो होने के लिए उतना पैसा काफी है। हम लोग को जो हमारी जरूरत है वो चंदा के माध्यम से आपके बीच है। आप देख सकते हैं, यही हमारी फंडिंग है, यही हमारा प्यार है, यही लोगों का हमारे प्रति समर्पण है। चलिए, तो काफी लंबी बातचीत आज जयराम महतो से हुई है, और उम्मीद करते हैं हमने वो तमाम एंगल छुआ होगा। एक लास्ट एंगल छूट गया है, तो उसको हम अब छूना चाहेंगे। जब आप राजनीति में आ गए हैं, पार्टी बना ली है, चुनाव में खड़ा होंगे, चाहे वो MP का हो चाहे MLA का हो, यहाँ के जो लोग, जिसको आप कहते हैं यहाँ के लोग 1932 वाले, उनका तो सपोर्ट चाहिएगा। लेकिन बहुत ऐसा सीट है जहाँ पर उन बिहारी लोगों का, सपोज बाहरी लोगों का, जो बिहार से हैं, UP से हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए होगा, तभी आप लोग उन सीटों पर जीत पाएंगे। तो आप लोग वैसे लोगों के पास जाने वाले हैं चुनाव में कि सर हमको वोट दीजिए, आप या फिर महोदय आप हमको वोट दीजिए, ऐसा कुछ, या फिर उनसे पूरा दूरी भी बनाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य हमारा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग हमारे राज्य में है, आश्रय से हमारे राज्य ने दिया है, तो उसे हमारे राज्य की भाषा, हमारे राज्य की भावनाओं के साथ चलना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं, हाल ही फिलहाल हमारी मीटिंग में वहाँ जाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में भी हमारे लोग रहते हैं, तो वहाँ के लीडर को स्वीकार करते हैं, अपने दुख तकलीफ में उस लीडर को मानते हैं। वो उनकी लीडरशिप की बराबरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो वहाँ रोजी रोजगार के लिए गए हैं, उनका घर कहीं और है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा को भी सीखा है, मराठी भाषा को बोलचाल में प्रयोग भी करते हैं। ये दुनिया का रीत है कि जो जहाँ जाता है उस देश के अनुसार, उस परिवेश के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। तो हम तो बार बार वही कह रहे हैं, जब आप हमारे हिस्से का रोजगार लिए, जब हमारे हिस्से का नदियों का पानी लिए, जब हमारे हिस्से की जमीनों में अपने मकान बनाया, तो हमारे हिस्से की भाषा संस्कृति को सीखिए, हमारे लोगों के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से है। और 1932 का तथ्यान हमने कभी कहा किसी को यहाँ से बाहर कीजिए। हमने 1932 तथ्यान का जिक्र ये है कि उसके आधार पर डोमिसाइल बने, और उस डोमिसाइल की जो झारखंड की जो नौकरियां हैं उन पर लागू होगा। हमने ये थोड़ी कहा कि जो सेंट्रल की नौकरियां होंगी आप नहीं लेंगे, हमने ये थोड़ी कहा कि आप व्यापार नहीं करेंगे, हमने थोड़ी कहा कि आप यहाँ रह नहीं सकते हैं। पहले समझिए 1932 की मांग क्या है। उसकी मांग है स्थानीय नीति से, और उस स्थान नीति को फिर इंक्लूड करना है नियोजन नीति में। तो ये तो भ्रामक बातें हैं। और दूसरा बात हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ एक व्यक्ति एक ही राज्य में, एक ही क्षेत्र में, एक ही गांव में वोटर आईडी रख सकता है। तो आप पिंटू श्रीवास्तव का विरोध करते हैं, जमीन में जो
सीएम के प्रेस हाँ बिल्कुल विरोध तो कर आपके रहे हैं। पार्टी में भी कोई ऐसे पिंटू श्रीवास्तव आ गए जो कि झारखंड से नहीं, लेकिन आपके पार्टी में या फिर आपको किसी तरह सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर वो हमारा सहयोग मानवता के नाते, भाई एक बात बताइए, हमारा सहयोग बिहार के लोग करते हैं, हमारा सहयोग बंगाल के लोग भी करते हैं, लेकिन कौन लोग जिनमें ये भाव है कि भाई झारखंड हमारा छोटा भाई है, वही बात तो कहते हैं। क्या कहते, सही बात है। अगर हम लोग IAS IPS तो खैर ऊपर की दीजिए, अगर BDO CO दरोगा, अगर ठेका पट्टा सब हम ही लोग वहां जाके करेंगे तो फिर झारखंड क्यों बना? जो बढ़िया नेचर का व्यक्ति है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या पश्चिम बंगाल या गुजरात का हो, जो मानवता नेचर का व्यक्ति हो तो कहता है कि झारखंड क्यों अलग हुआ, इसीलिए कि उसकी अपनी अलग पहचान हो, उसके लोगों को आगे आने का अवसर मिले। फिर अगर उस स्टेट में जाके हमें लोग डोमिनेट करें तो राज्य बनने का उद्देश्य ही नहीं था। तो ऐसा बात नहीं है, वो बिहार का हो या यूपी का हो या बंगाल का, अगर मानवता और माने झारखंड के मुद्दे सामाजिक, हाँ सामाजिक न्याय की अगर बात करता हूँ, सामाजिक न्याय यानी 4 लोग हैं 4 रोटी है तो बराबर होना चाहिए। आप बलवान, इसका मतलब नहीं कि 3 रोटी आप लेंगे और बाकी एगो हम लोग टुकड़ा करें। तो जो सामाजिक न्याय की वो विचारधारा को मानता हो, वो किसी राज्य का वो हमारा समर्थन करता है। वगैरह हाईकोर्ट के जज ने हमें फोन किया था, लड़ाई आपकी ठीक है, क्योंकि बिहार कई वर्षों से संपन्न है और सबसे ज्यादा IAS IPS देता है। आपके लोग अगर उनके साथ एक ही टेबल पर बैठ के क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, संभव नहीं आप उनके सामने टिक पाएंगे। एक UPSC और JPSC का तैयारी करने वाला एस्पिरेंट का एक सवाल, अंतिम सवाल आतिश था उसका सवाल, अगर वो वीडियो देख रहा हो काफी खुश भी होगा। वो पूछ रहा था बृहद झारखंड भी एक जो है मुद्दा है झारखंड का, और उसमें पुरलिया और मानभूम का भी इलाका छूट गया है, उसको अलग कर दिया है, ऐसा कुछ प्लान आउट में है बृहद झारखंड? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सदन में हमारी उपस्थिति हुई तो हम बृहद झारखंड की बात को रखेंगे, बृहद झारखंड की मांग को रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर झारखंड के बिना झारखंड अधूरा है। जी हाँ, लगभग 9 शायद पुरलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम, केवंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बालासर और एक जिला है, 9 जिला हैं जो छूटे हुए हैं। मैं बृहद झारखंड की बात रखूंगा अगर सदन में हमारी उपस्थिति हुई तो, क्योंकि उन जिलों के बिना ये जो झारखंड हमें मिला है ये कहीं ना कहीं अधूरा है, कटा सा है। यानी ये भी एक चालाकी थी कि सभी लोगों को एक साथ हमें, क्योंकि पहली बात है, भले भारत, आज हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये भी आप भी जानते हैं कि इंडिया का शासक कभी कोई नहीं हुआ है, ना भारत का कभी कोई शासक हुआ है। हमारा भारत बटा हुआ था, किसी कोई मगध का था, कोई उज्जैन का था, कोई तक्षशिला का था, कोई गांधार का था, तो कोई आपका चोल का राजा था, तो कोई चेर राजा था, तो कोई पांड्य राजा था, तो कोई कलिंग नरेश था। तो ठीक उसी प्रकार हमारी एक आइडेंटिटी है, क्षेत्रीय आइडेंटिटी, जिसको आप कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का ये जो पठार है, जिसमें संथाल परगना एक अलग शेड होता है, और कुल मिलाकर कुछ हिस्सा मिलकर हमारा एक बृहद झारखंड बनता है, जिसमें उड़ीसा और बंगाल के भी कई पार्ट छूटे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी थी हमारी, तो उसे जानबूझकर एक जगह एकत्रित होने नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं। जब पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग बाकी जो सेक्टर है वहाँ भी स्ट्रांग हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये जयराम महतो थे हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बात की, और बाकी जयराम जी की पॉपुलैरिटी और उन मुद्दों पे बात हुई। देखना है, अभी चुनाव में कुछ एक समय और बाकी है। अब ये पूरा मूवमेंट जो है, ये जनता का सपोर्ट जो है, ये चंदा जो है कितना काम आता है, और झारखंड कितना बदलता है, ये भी